टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास देखेंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा चंदेश्वर। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज के भ्रमण नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया। यह भी 60 गुण सिद्धांत और साम दान भेद और दंड के उपायों के प्रयोग का परामर्श देता है। अगला प्रश्न, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर। अगला प्रश्न, उद्वंत प्रकाश के लेखक है। तो उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौलिक कवि। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उपयुक्त सभी से, पाटलिपुत्र, ब्रावर से, राजगीर से, ये तीनों जगह से प्राप्त हुए। अगला प्रश्न, बिहार के गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर होगा मनेर ताम्रपत्र से। अगला प्रश्न, बिहार किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा तुगलक वंश का। अगला प्रश्न, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसाती नूल उंस एक मूल्यवान स्रोत है? तो इसका आंसर होगा तिरहुत। अगला प्रश्न, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है, तो इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। तो इसका आंसर होगा मुल्ला तकिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रांसॉय वर्निए नहीं आया था। अगला प्रश्न, वहारिस्तान गैबी किसकी रचना है? तो मिर्जा नाथन की। अगला प्रश्न, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी मुख्य स्रोत भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, सिक्के, धार्मिक ग्रंथ सभी है। अगला प्रश्न, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से, रामपुरवा से, ये इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, अशोक के लघु शिलालेख प्रथम प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो इसका आंसर होगा सहसराम से। अगला प्रश्न, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? इसका आंसर होगा प्राकृत। अगला प्रश्न, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या है? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी। अगला प्रश्न, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो मुल्ला बहवाहानी का। किसका है? मुल्ला बहवाहानी का। अगला प्रश्न, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है क्या है? तो उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बिहार में धातु परस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। कहाँ से? तो उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न, बिहार के नवादा जिले के अवसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर होगा परवर्ती गुप्त वंश। अगला प्रश्न,
बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णांक का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार बांका से प्राप्त लेख में जानकारी मिलता है किसका? तो परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। देववर्णांक के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। अगला प्रश्न, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? अथर्ववेद। अगला प्रश्न, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है किसे? तो अंगुत्तर निकाय से। अगला प्रश्न, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है पाल काल का बौद्ध विहार। अगला प्रश्न, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है उपयुक्त ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला प्रश्न, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो इसका भी आंसर होगा कनिंघम। वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा है। अगला प्रश्न, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। केसरिया स्तूप की खोज किया है, लौरिया हरिराज का अशोक स्तंभ खोजा है, वसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की भी खोज किया है। अगला प्रश्न, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए। यह कहाँ वर्णित है? तो इसका आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला प्रश्न, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि है क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो इसका होगा शेरशाह। अगला प्रश्न, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो इसका आंसर होगा अकबर। अगला प्रश्न, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो इसका होगा दीर्घ निकाय। अगला प्रश्न, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा गुलाम हुसैन तबतबाई। अगला प्रश्न, मध्यकालीन बिहार से संबंधित इन स्रोतों की सही सुमेलित करें। तो इसका होगा रियाज उस सलातीन का हो जाएगा एक का 2। गुलाम हुसैन सलीम। तारीखे शेरशाही का होगा अब्बास सरवानी। वाकियाते मुस्ताकी का हो जाएगा रिजकुल्लाह हो जाएगा। अगला अफसनाए शाह का हो जाएगा शेख कबीर। और वसातिनुल उन्स का हो जाएगा इख्तसान देहलवी। अगला प्रश्न, मुल्ला भवानी यात्री थे। तो मुल्ला भवानी यात्री थे ईरान का। मुल्ला भवानी के यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलता है। मुल्ला भवानी के यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलता है। अगला प्रश्न, आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत है। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए स्रोत क्या है? तो उपयुक्त सभी है। फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एजिटेटेड लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस करस्पॉन्डेंस सीरीज। अगला प्रश्न,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका आंसर होगा राजनीतिक नीतियाँ। अगला प्रश्न, रपसड़ नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है किसका? तो रामायण का अंकित है। अगला प्रश्न, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब होता है? तो 40,000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेषों में प्राप्त क्या हुए हैं? तो इसका कुल्हाड़ियों के फलक, चाकू एवं खुरपी, मृदभांड, उपयुक्त सभी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आरंभिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है मुंगेर एवं नालंदा से। अगला प्रश्न, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो इसका आंसर होगा पूर्व प्रस्तर युग। अगला प्रश्न, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से। अगला प्रश्न, बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए? इसका आंसर होगा नव प्रस्तर युग। अगला प्रश्न, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, उत्तर वैदिक काल में 8,000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का विस्तार में सहायक कौन था? इसका लोहे का उपयोग। सहायक कौन था? ये विस्तार में सहायक कौन था? तो लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज कौन कौन थे? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त ए और बी दोनों, मगध, विदेह, अंग, लिच्छवी। अगला प्रश्न, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है? तो इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा प्राचीन राज आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा है? तो इसका आंसर होगा मगध। अगला प्रश्न, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था विदेह। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो इसका आंसर होगा मगध। इसका आंसर हो जाएगा मगध। अथर्ववेद के एक सूक्त में पहली बार मगध का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो इसका आंसर होगा विदेह। अगला प्रश्न, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो इसका होगा आंसर शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न महाजनपद से संबंधित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा 3। 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं? तो इसका आंसर होगा वत्स, नहीं है बिहार में। अगला प्रश्न, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो इसका आंसर होगा भागलपुर एवं मुंगेर। अगला प्रश्न, अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा चंपा। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरियों में की जाती थी। अगला प्रश्न, बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो मगध।
मगध महाजनपद की राजधानी थी? मगध महाजनपद की राजधानी थी गिरिवर्ज या राजगीर। अगला प्रश्न, मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती है? इसका आंसर होगा चंपा नदी। अगला प्रश्न, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका आंसर होगा वज्जी। अगला प्रश्न, वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? इसका आंसर होगा चेदी। अगला प्रश्न, वज्जी संघ की राजधानी थी? वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा वैशाली। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। अगला प्रश्न, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? इसका आंसर होगा वज्जी। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका आंसर होगा वैशाली। अगला प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा गिरिवर्ज या राजगिरी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका आंसर होगा अंग। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा लिच्छवी। देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर होगा कुंडग्राम। महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। अगला प्रश्न, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? इसका आंसर होगा वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म का वर्ष आमतौर पर 540 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था किसे? तो वज्जी संघ से। कौन सा संघ से? वज्जी संघ। सिद्धार्थ वज्जी संघ के एक गणराज कुंडग्राम ज्ञात्रिक क्षत्रिय के प्रमुख थे। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की माता त्रिशला, महावीर स्वामी की माता त्रिशला विदेहदत्ता राजकुमारी थी कहाँ की? तो लिच्छवी की। अगला प्रश्न, त्रिशला लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। त्रिशला किसकी बहन थी? तो लिच्छवी प्रमुख चेटक की बहन थी। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था कहाँ? तो पावापुरी। पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु या निर्वाण हुई थी कहाँ? तो इसका आंसर होगा पावापुरी में। अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर होगा स्थूलभद्र। अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था जिसमें कार्य हुए। पहला ऑप्शन, इसका आंसर होगा वी। जैन धर्म के 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतंबर और दिगंबर में विभाजन हुआ। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ है? इसका आंसर होगा चंपा। बौद्ध धर्म देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले? इसका आंसर होगा उरुवेला, बोध गया। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर होगा निरंजना नदी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी।
अगला प्रश्न, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? इसका आंसर होगा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म दो भागों में स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो इसका आंसर होगा कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन लगभग 251 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नांकित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें से सम्मिलित है क्या? तो इसके आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां, दूसरा ऑप्शन, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था कहाँ? नालंदा में। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य के उत्थान से है। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है किसे? तो मगध को। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मगध को। अगला प्रश्न, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गिरिवर्ज, राजगिरी या राजगीर पहाड़ियों से घिरी थी। अगला प्रश्न, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? तो इसका होगा विरिधर्थ वंश। विरिधर्थ राजवंश जरासंध के पिता विरिधर्थ से आरंभ होता है। अगला प्रश्न, मगध जनपद का संस्थापक था। मगध जनपद का संस्थापक कौन था? विरिधर्थ तथा जरासंध। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा है। अगला प्रश्न, बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो इसका आंसर होगा हर्यक वंश। बिंबिसार को श्रोणिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार को क्या कहा जाता है? श्रोणिक तथा अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र थे। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के क्या थे? मित्र थे। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर होगा बिंबिसार के शासनकाल में। अगला प्रश्न, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौशल देवी से भी किया, चेलना से भी किया और खेमा से। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने सुदृढ़ कौशल देवी कौशल की खेमा पंजाब की, खेमा कांग थी पंजाब की, चेलना बजी संघ की राजकुमारी थी। कौशल देवी कांग थी, कौशल की खेमा पंजाब की थी, चेलना बजी संघ की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो इसका आंसर होगा अंग। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु 493 से 461 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? इसका आंसर होगा अजातशत्रु। अगला प्रश्न, वज्र संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो अजातशत्रु। अगला प्रश्न, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो इसका आंसर होगा वैशाली की थी। अगला प्रश्न,
अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? इसका आंसर होगा लिच्छवी। अगला प्रश्न, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो इसका आंसर होगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ईस्वी में। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की? तो उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा, उसे उदयभद्र भी कहा गया है। उदयन को उदयभद्र भी कहा गया। अगला प्रश्न, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो इसका आंसर होगा उदयन। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। अगला प्रश्न, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? इसका आंसर होगा शिशुनाग वंश। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवर्ज राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बना? तो इसका आंसर होगा शिशुनाग ने। अगला प्रश्न, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? इसका आंसर होगा कालाशोक। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक क्या कहा जाता है? काकवर्ण। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा वैशाली। अगला प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सभा कबीर ने किया था। अगला प्रश्न, नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा महापद्म नंद। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। अगला प्रश्न, मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांक, एक छत्र और एकराट कहा गया? मगध के वीवीआई क्वेश्चन है, मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांक, एक छत्र और एकराट कहा गया है? तो इसका आंसर होगा महापद्म नंद को। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगीर में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने किया था। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था किसने? तो इसका आंसर होगा महापद्म नंद ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका आंसर होगा घनानंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। अगला प्रश्न, किस राजा ने पाटलिपुत्र को बचाया था? इसका आंसर होगा उदयन ने। अगला प्रश्न, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के विरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बसा? तो इसका आंसर होगा वैशाली के विरजोन के। मौर्य साम्राज्य होगा। पहला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने
मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा चाणक्य, विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 320 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ? तो 315 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर था। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में, किस शासक के शासनकाल में किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर होगा चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों का से। अगला प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? इसका आंसर होगा इंडिका। इंडिका किसने लिखा? तो मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका आंसर होगा मौर्य। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा कौटिल्य, इनका नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा बिंदुसार। अगला प्रश्न, किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो इसका आंसर होगा बिंदुसार। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है, किसे मिलता है? तो शिलालेख 13 से मिलता है। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में होता है? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में होता है? तो इसका आंसर होगा अशोक। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका होगा मोगलीपुत्र तीस। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? इसका आंसर होगा 251 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? इसका आंसर होगा अशोक। अगला प्रश्न, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की? इसका आंसर होगा कलिंग युद्ध को। अगला प्रश्न, अशोक का धर्म था नैतिक आचार संहिता। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? इसका आंसर होगा बोध गया। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में किया था? तो इसका होगा 10वें वर्ष। अगला प्रश्न, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए? तो चंपारण। अगला प्रश्न, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभालेख नहीं है,
किसका नहीं है? तो रुमिनदेही का। अगला प्रश्न, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी कहाँ? तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था किसका? तो लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो लकड़ी का बना हुआ था। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद क्या था? तो इसका आंसर होगा कुम्हरार पटना। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिलता है। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? एरियन। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कीर्ति नहीं वरन देवों की कीर्ति है? देवों की कीर्ति किसने कहा था? फाहियान ने कहा था। अगला प्रश्न, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर होगा अशोक। ये 4 गुफा थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपड़ और कर्ण। कौन कौन था? सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपड़ तथा कर्ण। अगला प्रश्न, गया के समीप नागार्जुन पहाड़ियों में प्रसिद्ध गुफा का निर्माण करवाया था किसने? तो इसका आंसर होगा दशरथ ने करवाया था। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित था। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन चामर ग्राहनी यक्षी प्राप्त है कहाँ से? तो दीदारगंज पटना से। अगला प्रश्न, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकर की प्रतिमा प्राप्त हुई? तो इसका आंसर होगा लोहानीपुर। कहाँ से? लोहानीपुर। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है? तो मेगास्थनी ने किया था। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो इसका आंसर होगा बिंदुसार। अगला प्रश्न, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? इसका आंसर होगा स्ट्रैबो। अगला प्रश्न, यूनानी दूत डिमोलिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो इसका आंसर होगा बिंदुसार। अगला प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था क्या है? तो इसका आंसर होगा डी भाब्रू स्तंभ अभिलेख। अगला प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो इसका आंसर होगा आजीविकों। अगला प्रश्न, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5 सदस्यों की 6 समितियां में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज की। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी सही है। यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। अगला प्रश्न, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें उपयुक्त सभी। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। अगला प्रश्न, देवनाम पिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो इसका आंसर होगा अशोक।
अगला प्रश्न, धम्म महामत के कार्य क्या थे? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। धम्म नीति के क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन प्रशासन में रज्जु के कार्य थे क्या? तो इसका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो इसका आंसर होगा डी, कौटिल्य, पाणिनि, उपावर्ष, तीनों का। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की अच्छी बराबर की गुफाएं। तो इसका आंसर होगा, और चौथा है राजगीर की स्वर्ण भंडार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा नहीं होगा। अगला प्रश्न, अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है किसे? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी से। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया है? तो इसका आंसर होगा नवम शिलालेख। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारक नहीं? तो इसका होगा आर्थिक संकट नहीं। अगला प्रश्न, मौर्योत्तर विहार से होगा। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा शुंग वंश का शासन काल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक चला रहा है। अगला प्रश्न, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा था। अगला प्रश्न, किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया? तो इसका होगा आंसर पुष्यमित ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्धों के साथ उत्पीड़क और आक्रामक व्यवहार किया। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासक के समय हुआ था? तो इसका आंसर होगा शुंग वंश। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 185 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न, मगध का प्रथम राज्य स्थापित किया गया कहाँ? तो पुष्यमित में। कहाँ स्थापित किया गया? पुष्यमित में। अगला प्रश्न, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा कण्व वंश का। इसका आंसर क्या होगा? कण्व वंश का। कण्व वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक कह रहा है। अगला प्रश्न, कण्व वंश का संस्थापक था? तो इसका आंसर होगा वसुदेव। अगला प्रश्न, कण्व वंश की सत्ता किसने समाप्त की? तो आंध्र सातवाहनों ने। अगला प्रश्न, कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो इसका आंसर होगा मित्र वंश। अगला प्रश्न, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर होगा बोध गया। अगला प्रश्न, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो इसका आंसर होगा अश्वघोष। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हर्जाने के रूप में यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षापत्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। अगला प्रश्न, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व। अगला प्रश्न,
शुंग वंश की राजधानी थी? शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? कनौज। अगला प्रश्न, कान्व वंश की राजधानी थी? कान्व वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण कब किया था? तो इसका आंसर होगा 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। अगला प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा अंग एवं मगध से। उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल हैं। उपहारों में जिनकी प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल है। अगला प्रश्न, कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध प्रशासन रहा किसका? तो इसका आंसर होगा लिच्छवियों का। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया था। अगला प्रश्न, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में होता? तो इसका आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा कनिष्क। अब चलते हैं गुप्तकालीन बिहार देखते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था कहाँ? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? तो इसका आंसर होगा 320 ईस्वी। अगला प्रश्न, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था? इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था। अगला प्रश्न, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है किसे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी कहाँ? तो गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त से। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या है? तो गुप्त काल। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा कुमार गुप्त। अगला प्रश्न, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा? तो इसका आंसर होगा 3 साल। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर होगा शाहाबाद। कहाँ से प्राप्त हुआ था? शाहाबाद। अगला प्रश्न, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? तो सुल्तानगंज से। अगला प्रश्न, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र है। यह किस काल का है? तो इसका आंसर होगा गुप्त काल का। अगला प्रश्न, राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका होगा आंसर गुप्त काल में। अगला प्रश्न, तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था? तो गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। अगला प्रश्न, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था? तो इसका आंसर होगा नालंदा। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न,
नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहां रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। इसका आंसर होगा फाहियान। अगला प्रश्न, गुप्त संवत का आरंभ होता है, कब आरंभ होता है? इसका आंसर होगा 320 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो इसका आंसर होगा हरिसेन। अगला प्रश्न, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया? किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो इसका आंसर होगा हुनों का आक्रमण, प्रशासन का संबंधित स्वरूप और कमजोर शासक। चौथा नहीं था। अगला प्रश्न, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो इसका आंसर होगा नरसिंह गुप्त। अगला प्रश्न, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, ब्राह्मण था, आर्यभट्ट था, अब्रहमगुप्त था, पाणिनि नहीं था। अगला प्रश्न, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कृष्णगुप्त का शासनकाल लगभग 510 से 525 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा कुमारगुप्त तृतीय। अगला प्रश्न, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? तो इसका होगा आंसर दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो इसका आंसर होगा माधव गुप्त। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? तो आदित्य सेन ने किया था। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी? प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? इसका होगा आंसर आदित्य सेन। अगला प्रश्न, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर होगा जीवित गुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, मगध के किस परवर्ती शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? इसका आंसर होगा कृष्णगुप्त। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। अगला प्रश्न, मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? हर्षगुप्त को वीर योद्धा कहा जाता है। वीर योद्धा। दूसरा, कुमारगुप्त को महाराज धीराज, और जीवित गुप्त राजाओं में सिरमौर, और आदित्य सेन परम भट्टारक महाराज धीराज। अगला प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो इसका आंसर होगा जीवित गुप्त। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? आदित्य सेन। अगला प्रश्न,
मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएनत्सो भारत की यात्रा आया था? तो आदित्य सेन। अगला प्रश्न, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा वी, कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदरगुप्त, महासेनगुप्त, देवगुप्त, माधवगुप्त, आदित्य सेन। अगला प्रश्न, गुप्तोत्तर युग और बिहार से चीनी यात्री इतिसंघ बिहार का भ्रमण लगभग कब किया था? तो इसका आंसर होगा 673 ईस्वी में। इतिसंघ ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर होगा नालंदा। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। हुएनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया। अगला प्रश्न, हुएनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर होगा 635 ईस्वी। अगला प्रश्न, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो इसका आंसर है शशांक। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मांध था। अगला प्रश्न, पाल कालीन बिहार से देखेंगे, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। गोपाल का शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा है। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। धर्मपाल का शासनकाल 770 से 880 ईस्वी तक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? तो इसका आंसर होगा पाल वंश के शासक। अगला प्रश्न, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो इसका आंसर होगा भागलपुर। यह भागलपुर पाथर घाट में स्थित था। अगला प्रश्न, नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल तीनों। अगला प्रश्न, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो देवपाल था। अगला प्रश्न, पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? इसका आंसर होगा महायान। अगला प्रश्न, किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना किया था? तो इसका आंसर होगा देवपाल। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांव को दान दिया था? तो इसका आंसर होगा धर्मपाल ने। अगला प्रश्न, किस शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? गोपाल ने। अगला प्रश्न, किस काल में कांसे की मूर्ति का निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो इसका आंसर होगा पाल युग में। अगला प्रश्न, बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली में निर्णायक दिन किसका था? तो धीमन एवं बिठपाल की। अगला प्रश्न, पाल कालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठल कहाँ के निवासी थे? इसका आंसर होगा नालंदा के। धीमन का पुत्र बिठपाल था। अगला प्रश्न, पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है कहाँ से? तो नालंदा एवं कुकरीहार गया से। अगला प्रश्न, पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिठपाल समकालीन थे किसके? तो इसका आंसर होगा धर्मपाल एवं देवपाल के। अगला प्रश्न, चित्रित पांडुलिपि अष्टसहस्रिक प्रज्ञा परमित और पंचरथ किस युग के थे? तो इसका आंसर होगा पाल युग के। अगला प्रश्न, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा नालंदा से। अगला प्रश्न, पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे कहाँ से? पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था किसको? तो मगध को। संभवतः अंग
पुण्यवर्धन भुगती थी। अगला प्रश्न, देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर होगा नालंदा। अगला प्रश्न, मिथिला के कर्नाट शासक का मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज का उदय 1097 से 98 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ? इसका आंसर होगा रामपाल। अगला प्रश्न, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज का संस्थापक कौन था? तो इसका होगा नन्य देव। अगला प्रश्न, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा सिमरावगढ़। अगला प्रश्न, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरिसिंह। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरिसिंह। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ? तो 1378 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो कर्नाट शासक। अगला प्रश्न, तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था कब? तो 1234 ईस्वी में। 1234 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज पर किसका शासन था? इसका होगा नरसिंह देव का। अगला प्रश्न, तुर्क सेनापति तुर्गिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका आंसर होगा भीओसी दोनों, धर्मस्वामी और मुल्ला तक दोनों था। अगला प्रश्न, तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक कौन था? तो रामसिंह देव। अगला प्रश्न, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो इसका आंसर होगा हरिसिंह देव। अगला प्रश्न, पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? तो इसका आंसर होगा हरिसिंह देव। अगला प्रश्न, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम प्राचीन बिहार का समाप्त हुआ। अगला वीडियो हम मध्यकालीन बिहार का इतिहास के लेकर आएंगे। थैंक यू।